हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकार्बनिक रसायन की। देखो, इसमें हमारे पास यूनिट है अम्ल व क्षार। बड़ा ही फेमस टॉपिक है अम्ल व क्षार, एसिड व बेस। ठीक है। देखो, आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ऐसा सुना होगा ना आपने, बचपन से ही चला आ रहा है। कहते हैं नींबू टमाटर ये खट्टे हैं, तो ये क्या है? एसिड है। ठीक है। एसिड क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन यार, हर चीज को टेस्ट करके तो आप चेक कर नहीं सकते। आप बता सकते हो क्या हर चीज को? कोई सी भी चीज को चेक करके। अब जैसे अम्ल है, एसिड है, टॉयलेट क्लीनर जो होता है उसको आप टेस्ट करके बता सकते हो कि ये एसिड होता है या फिर बेस होता है? नहीं बता सकते ना। ठीक है। तो देखो, जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही थी कि सिर्फ देखकर ही पदार्थ को बता देना या सिर्फ चेक टेस्ट करके पदार्थ के बारे में बता देना, वो अब नहीं चलता है। ठीक है। इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी, हमें साइंस की बात माननी पड़ेगी। हम साइंस के परे नहीं जा सकते। तो इसलिए अम्ल व क्षारों को समझाने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई है, कुछ डेफिनेशन दी गई है। तो जिनमें सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहली परिभाषा जो है वो है आर्हेनियस की, कंसेप्ट ऑफ आर्हेनियस, आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस की अवधारणा। अच्छा, आर्हेनियस ने क्या कहा था? ठीक है, बाकी की बात तो हम बाद में देखेंगे। आर्हेनियस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कोई भी यौगिक है भैया, कोई सा भी कंपाउंड है, कोई सा भी यौगिक है, जैसे HCl है या H2SO4 है, कोई भी है, जिसको अगर जल में घोला जाए या फिर किसी विलायक में घोला जाए, विलायक में घोलने पर क्या करे? H+ आयन दे। ठीक है। कोई ऐसा यौगिक है जिसको अगर किसी सॉल्वेंट में घोला जाए और घोलने पर वो H+ आयन दे, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है जिसे घोला जाए और घोलने पर वो क्या दे? OH- आयन दे। क्या दे? OH- आयन दे, तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? क्षार कहलाएगा। तो इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, जो H+ आयन देगा, जो घुलने पर H+ आयन देगा वो होगा अम्ल, जो घुलने पर OH- आयन देगा वो होगा क्षार। एक होगा एसिड, एक होगा बेस। ठीक है। अम्ल और क्षार, ये इनकी परिभाषा है। और आपको पता है अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? Na। आप ये देख लीजिए, हम दो लवण बनाने के लिए क्या करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों ले लेते हैं। तो यहां पे होता क्या है? यहां पे एक तो हमारे पास बन जाता है साल्ट, साल्ट Na और Cl से, और बाकी OHS से क्या बन जाता है? जल। लवण और जल, साल्ट और वाटर, दो चीजें बन जाती है। तो यही हमारे पास किसकी अवधारणा है? आर्हेनियस की अवधारणा है, आर्हेनियस का कंसेप्ट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्हेनियस की अवधारणा। ये आपके काम में आएंगे। आर्हेनियस की अवधारणा हो गया, आर्हेनियस का कंसेप्ट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्ट्रेंथ के बारे में और बताया। स्ट्रेंथ के बारे में मतलब ये मैं मिटा देता हूं। अब उनसे ये पूछा गया कि कौन सा अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा क्षार स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कौन सा वीक होगा, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा। उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इस बात का जवाब दिया कि जो एसिड घुलने पर ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे रहा है ना, वो क्या होगा? वो होगा प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो किसी पदार्थ में घुलने पर, जो किसी विलायक में घुलने पर कम H+ आयन दे रहा है, तो वो क्या होगा? वो वीक एसिड होगा। वो क्या होगा? वीक एसिड होगा, दुर्बल अम्ल होगा। इसी के साथ प्रबल क्षार के लिए भी ये कहा गया कि जो किसी विलायक में घुलने पर ज्यादा मात्रा में OH- आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा। और जो हमारे पास कम OH- आयन देगा वो हमारे पास क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा।
ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बताया है, जो घुलने पर ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। सिर्फ इतनी सी बात हमको करनी है, ठीक है। और उदासीनीकरण की बात आती है तो उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल और क्षार को अगर मिला दिया जाए, अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अब हमारे पास कोई अम्ल और क्षार है, कोई एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं HCl H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है, इसका वियोजन स्थिरांक निकालना है, वियोजन स्थिरांक निकालना है। तो साम्य अवस्था में आपने देखा होगा हम इस तरीके से निकालते हैं H प्लस Cl माइनस HCl। साम्य अवस्था के बारे में मैंने पिछली यूनिट में बताया था, जो मैंने अभी पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले पढ़ाई थी, उसमें बताया था। तो हम इस तरीके से स्थिरांक निकालते हैं, है ना। तो इसकी ये क्या है, वियोजन स्थिरांक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जितनी ज्यादा मात्रा इसकी होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या है, आयन घुल पाएगा, और उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज्यादा घुलेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और कम घुलेगा तो कम स्ट्रॉन्ग होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बेस के लिए कर सकते हैं, NaOH के लिए कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं, CH3COH के लिए निकाल सकते हैं, किसी के भी लिए निकाल सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है आपको कि जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा वो ज्यादा एसिडिक, और जो ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देगा वो ज्यादा बेसिक या ज्यादा क्षारीय है, और जो कम मात्रा में देगा वो कम एसिड, और जो कम मात्रा में क्षार देगा वो क्या होगा, वीक बेस या दुर्बल क्षार होगा हमारे पास, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। आज भी इस सिद्धांत को हम यूज में लेते हैं, जहां पे भी H प्लस आयन निकलता हुआ दिखाई देता है हम उसको एसिड बोल देते हैं, और जहां पे भी OH माइनस हमको दिखाई देता है उसको हम बेस बोल देते हैं। लेकिन फिर भी आज इसमें कुछ कमी है, आज इसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहली कमी देखो, इसने बताया था सिर्फ H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बारे में। इन्होंने बताया H प्लस आयन एसिड और OH माइनस आयन बेस, लेकिन जिनमें H प्लस आयन होता ही नहीं है, जिनमें OH माइनस होता ही नहीं है, वो ऐसे तो वो एसिड और बेस होंगे ही नहीं। लेकिन आपको पता है इनके अलावा भी जो यौगिक होते हैं वो एसिड भी हो सकते हैं, वो बेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ये कैसे बताएगा, जैसे CO2 है, SO2 है, कोई सा भी कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, उनमें तो H प्लस आयन है ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ये तो गैस है, गैसीय है और ये अम्लीय होती है, इनके बारे में बताया नहीं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, AlCl3 है, ZnCl2 है, या कुछ भी है, इनके बारे में क्यों नहीं बताया, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इनमें न तो H प्लस आयन है न OH माइनस आयन है। अब ये क्या होंगे, एसिड और बेस होंगे क्या। अब इस नियम के हिसाब से तो इनको कुछ होना ही नहीं चाहिए, इनको नगण्य मान के छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये होते हैं ना, एसिड और बेस हो सकते हैं ना ये, ठीक है। तो आर्यनियस नहीं समझा सकता ना इस चीज को, आर्यनियस इस कंसेप्ट को नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई। तीसरी चीज, जो आर्यनियस सिद्धांत है, हाँ एक बात और बताना भूल गया, जो आर्यनियस सिद्धांत है वो अम्ल और क्षार की केवल जलीय तंत्र में ही व्याख्या करता है। किसमें व्याख्या करता है, जलीय तंत्र में भी, एक्वस सिस्टम में ही व्याख्या करता है। अगर जलीय तंत्र की जगह कोई और तंत्र ले लिया जाए तो वहां व्याख्या कर पाएगा क्या, वहां व्याख्या नहीं कर पाता, बिल्कुल व्याख्या नहीं कर पाता। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई कि ये ऐसा क्यों करता है, हमको नहीं पता क्यों करता है। तो ऐसे इसकी बहुत सारी कमियां है, कमियां निकाली जाए तो बहुत निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा कमियां नहीं निकालनी चाहिए। और ये वाला जो कंसेप्ट है बार बार पूछा जाता है, हालांकि मोस्ट कंसेप्ट है ये, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। जिनमें H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें ये कंसेप्ट लागू हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कंसेप्ट है जिनकी हम बात करेंगे, आज सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर पाए हैं। अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में आया तो आगे के कंसेप्ट की भी हम बात करेंगे, ठीक है।
इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ पूरे एनर्जी के साथ, और कल फिर एक बार इसी क्लास में मिलेंगे एक नए सिद्धांत के साथ, नई अवधारणा के साथ, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है अम्ल और क्षार के बारे में, और भी अवधारणा है कि आखिर ये जो CO2 है, SO2 है, AlCl3, ZnCl2, इनका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है, वो आपको कैसे पता लगेगा, आगे की क्लासों में पता लगेगा। तो मेरे साथ जुड़ के रहिए और अम्ल क्षार के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।